तो आज का जो क्लास होगा वो थ्योरी होगा, और जिसमें हम लोग बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, और हम लोग जानेंगे संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक कौन है, और संज्ञानात्मक है ना विकास का जो प्रतिपादक है उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, और क्या क्या है सारा कुछ जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो पढ़ना भी क्या है, लाजमी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले कि इसका जो प्रतिपादक है जीन पियाजे है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने क्या किया, इन्होंने विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अर्थ है कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार सभी बच्चों में बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन बनता है कि पियाजे के अनुसार प्रत्येक बच्चे में जो बुद्धि का विकास होता है वो कैसे होता है, यहाँ से तो याद रखेंगे कि यह चरमबंद होता है। कैसे होता है, चरमबंद तरीके से होता है। ठीक है, और आगे कहता है कि पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उनकी बुद्धि की विकास भी बढ़ता रहता है। अर्थात प्रत्येक बच्चा की पहले सरल चीज़ों को सीखता है, फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ वो कठिन चीज़ों को भी सीखने लगता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि पियाजे के अनुसार प्रत्येक बच्चा कैसे सीखता है, सरल से जटिल की ओर या जटिल से सरल की ओर। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सरल से जटिल की ओर है ना सीखता है, यानी सरल चीज़ों से फिर वो क्या कठिन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, यानी कठिन चीज़ों को वो सीखने लगता है। पियाजे के अनुसार बच्चों की पहली शिक्षा यानी पहला जो संस्था होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। नहीं, प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं इसी को। तो पियाजे के अनुसार ही नहीं बल्कि बच्चे का पहला विद्यालय यानी प्रथम विद्यालय क्या होता है, तो वो हमें परिवार ही होता है। ठीक है, तो ये कहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे की पहली शिक्षा यानी संस्था परिवार होता है, उसके बाद वो समाज जाता है, तो समाज उसका क्या हो जाता है, द्वितीयक हो जाता है। तो समूह में विचारों पर बल देती है, तो पहला परिवार, दूसरी में समाज पर वो बल देती है। आगे कहता है कि पियाजे के अनुसार प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे जो जन्म लेते हैं क्या वे खाली स्लेट पैदा होते हैं, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है तो कुछ न कुछ उसमें क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्तियां पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे भी रोने लगेगा है ना, चूसना, वस्तुओं को पकड़ना, देखना, ये सब क्या है, ये सब प्रवृत्तियां हैं। किसका प्रवृत्तियां हैं, मतलब नवजात शिशु का जब उसका जन्म होता है तो वो कुछ न कुछ प्रवृत्तियां को लेके ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य इसको देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों की मानसिक गतिविधियों और भाषा सीखने की क्षमता से। यहाँ पर हम लोग संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे तो उसके बारे में भी जानना कि संज्ञानात्मक विकास इसका मतलब क्या है, तो इससे बच्चों की मानसिक है ना मस्तिष्क और गतिविधियों और भाषा सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, आगे पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है और वह सक्रिय ज्ञान निर्माता करता है। तो ये भी लाइन पूछा जाता है, कहेगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, तो हमें पता होना चाहिए पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, एक नन्हा वैज्ञानिक होते हैं और वे ज्ञान की जो ज्ञान का निर्माण खुद अपने आप करते हैं, यानी वे खुद सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, वे खुद स्व ज्ञान का क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं ना। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है बजाय मात्रा की। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जो फरवरी में हुआ था 25 में, कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच कैसा होता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है बजाय मात्रा के, है ना। मात्राएं में समान होती है लेकिन प्रकार में यानी क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अर्थात मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है, मात्रा में समान होती है और प्रकार में अलग होता है। किसके किसके बीच, वयस्क और बच्चे के बीच में, जो वयस्क और बच्चे के बीच में जो सोचने की क्षमता होती है, क्या होता है, वयस्कों और बच्चों के बीच सोचने की क्षमता भिन्न होती है बजाय किसके, मात्राएं के। ठीक है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे में जैविक परिपक्वता आती यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तब वह वस्तुओं को बारे में अपने दिमाग में क्या करने लगता है, धारणाएं बनाने लगते हैं। उस वस्तु के बारे में वे सोचने लगते हैं कि ये वस्तु आखिर है क्या, इसके पीछे क्या चीज़ है, इस सब के बारे में वो क्या धारणाएं बनाने लगते हैं। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्मजात के साथ जुड़ा होता है। आगे लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ तथ्य दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे तथ्य आएंगे।
जैसे संज्ञान आएगा। संज्ञान किसे कहते हैं? तो संज्ञान जैसे प्राणी का अस्थायी और विस्तृत ज्ञान जिसे वह वातावरण से ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। कोई भी प्राणी है उसका अस्थायी हो और विस्तृत ज्ञान, है ना, ज्ञान मतलब विस्तृत होता है, लिमिट नहीं होता, तो उसी चीज़ का वातावरण से ग्रहण करना संज्ञान कहलाएगा। संज्ञानात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलते रहता है। यहाँ से पूछेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो विकास होता है कब से कब तक चलता है, तो कहेंगे विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलते रहता है। या तो यहाँ से कहेंगे या तो ये कहेंगे कि विकास जो होता है ना ये कहाँ से, गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलते रहता है, क्योंकि गर्भ में भी बच्चे विकास करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होकर या गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलते रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। परंतु अगर विकास की बात करें तो ये गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर कहाँ तक, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, आगे दिया संज्ञानात्मक संरचना है ना, किसी भी बच्चों का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमता का सेट संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। मानसिक संक्रिया बच्चों के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करना और मानसिक संक्रियाएं कहलाता है। अगर बालक किसी के बारे में चिंतन करते हैं तो उसी को मानसिक संक्रिया कहते हैं। तर्क करना, चिंतन करना, है ना, समस्या का समाधान करना, इसको क्या बोलते हैं? मानसिक संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और आगे संगठन क्या है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगठन किसे कहा जाता है, स्कीमा क्या है। तो संगठन देखो, वातावरण से प्राप्त ज्ञान, जो हम वातावरण मतलब आस पड़ोस से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वातावरण से प्राप्त ज्ञान सूचना को व्यवस्थित करके मस्तिष्क में भंडारण करना, यही क्या है? संगठन है। कि वातावरण से जो हम दिन प्रतिदिन जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं या कोई सूचना को प्राप्त करते हैं उसको व्यवस्थित करके मस्तिष्क में क्या करते हैं? भंडार करते हैं, यही संगठन है। और स्कीमा क्या है? स्कीमा से तात्पर्य होता है कि व्यवहारों में संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके। ये तो संगठन में होता है कि जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को मस्तिष्क में भंडारण करते हैं, लेकिन स्कीमा इसको मतलब क्या, स्कीमा क्या होता है? ये मतलब बहुत लंबे समय तक उसी याद को मतलब उसी सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण किए रहता है। ठीक है, तो स्कीमा से तात्पर्य वह है कि वह संगठित पैटर्न है जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है, मतलब वह सूचना ही बार बार दोहरा सकते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक रहता है स्कीमा में। और ये स्कीम से ये स्कीम से, अब स्कीमा देखो, स्कीमा में पियाजे के अनुसार इस स्कीमा से तात्पर्य हमारे दिमाग में भंडारित ज्ञान सूचनाओं के सार्थक पैटर्न से, अर्थात जो भी हम वातावरण से सीखते हुए सब कहाँ पर रहते हैं, हम कहाँ पर रखते हैं? स्कीमा में रखते हैं। वातावरण से सीखे गए ज्ञान को, है ना, कहाँ रखते हैं? तो मस्तिष्क में रखते हैं, और जहाँ पर रखते हैं ना वही स्कीमा कहलाता है। आगे स्कीमा एक प्रकार की मानसिक संरचना। ठीक है, अनुकूलन क्या है? ठीक है, अनुकूलन क्या है? तो प्राणी के द्वारा अपने आप को परिस्थिति में ढालना अनुकूलन कहलाता है, अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये क्या है? अनुकूलन है। जैसे गर्मी था तो हम लोग गर्मी भी बर्दाश्त करते थे, अपने आप को ढाल लेना, सर्दी आया उसको भी उसमें भी अपने आप को ढाल लिया, तो ये अनुकूलन कहलाता है। ये वातावरण पे मतलब जीव जंतु हो, कुछ भी हो, जीव जंतु जो प्राणी है वह अपने आप को ढाल ले तो वह अनुकूलन ही कहलाएगा। ठीक है, अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है, एक आत्मसातकरण यानी समावेशन। आत्मसातकरण बोलेंगे वही है, या समावेशन बोलेंगे एक ही चीज़ है, या अनुकूलन बोलेंगे तब भी वही कहलाएगा। तो आत्मसातकरण या समावेशन क्या है? तो पूर्व ज्ञान यानी जानकारी का नवीन ज्ञान जानकारी से जोड़ना बिना परिवर्तन या संशोधन के, उसी को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिए कोई छोटा बालक है, उसको बोले कि दो पैर वाले, है ना, दो पैर वाले जीव को क्या बोलते हैं? दो पैर वाले जीव को, यानी अगर उसको मोर दिखा दिए, अगर उसमें दो पैर दिखा दिए तो उसको बोलेंगे कि ये मोर जो है ना इसमें दो पैर है। ठीक है, और अगली बार वो कबूतर देख लेगा उसमें भी अगर दो पैर है तो ये बोलेगा ये भी क्या है? मोर है, क्योंकि इसमें ये समावेशन किया हुआ है। क्योंकि पूर्व ज्ञान में जो पूर्व ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान यह है जिसमें दो टांग है वो क्या है? मोर है, लेकिन दो टांग तो मतलब इसका भी होता है। तो पूर्व ज्ञान में यानी नवीन ज्ञान का जानकारी से जोड़ना बिना परिवर्तन का, उसी को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, समावेशन कहते हैं। इसमें हम पूर्व जानकारी में नई जानकारी भी शामिल कर लेते हैं और बिना किसी विरोध के दो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वही क्या कहता है? आत्मसातकरण। उदाहरण के लिए अगर हम बता दें कोई, है ना, कोई अगर भैंस चल रहा है
तो देखेंगे बालक को बोलेंगे कि देखो ये भैंस है, ठीक है। बालक पूछेगा, बोलेंगे ये भैंस है, तो वो देखेगा कि वो क्या भैंस काला है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 पैर है। अगली दिन वही काला गाय देख लेगा तो वो क्या बोलेगा, भैंस बोलेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देख के रखा है जो काला है और जिसको 4 पैर है वो भैंस होता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि उसकी पुराना जानकारी क्या है कि रंग काला हो, पैर 4 हो, भैंस कहलाएगा। अब नई जानकारी क्या है, वो जो उन्होंने देखा कि इसमें भी क्या है ना, रंग काला है, 4 पैर है, तो ये भी भैंस है। पुरानी जानकारी में, ये पुराना जानकारी है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया, और बिना संशोधन किए ही हम नई जानकारी को अगर ऐड करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। और अगला होता है कि समायोजन। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को परिवर्तन यानी संशोधन यानी बदलाव के साथ जोड़ना समायोजन यानी समंजन कहलाता है। ये 2 चीज़ें यानी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाते हैं ना, क्योंकि अगर जैसे उसको दिखा दिए ये काला है प्लस 4 कितना है, इसके बाद पैर है, ठीक है, और देखने में कैसा है, तो ये बोलेगा कि ये भैंस है। वहीं पर देख लेगा काला, उसमें 4 पैर है, देखने में उस अंतर है, तो वो बोलेगा ये गाय है। तो यहाँ पर अंतर कर पाता है, यानी पूर्व ज्ञान में नई जो जानकारी आता है उसमें परिवर्तन करता है, तो यही क्या कहलाता है, समायोजन। तो समावेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को ही शामिल कर देते हैं बिना परिवर्तन के, उसको समावेशन। और पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को परिवर्तन कर दिया जाए तब होगा समायोजन, ठीक है। आगे देखो, कहता है कि समस्या साम्य धारण या संतुलन, आत्मसातकरण, समावेशन और समायोजन के मध्य यानी बीच की में जो संतुलन यानी तालमेल बैठाया जाता है उसी को कहते हैं संतुलन या तो साम्य धारण। तो साम्य धारण किसको कहते हैं, समावेशन, है ना, या समावेशन या तो समावेशन, ये दोनों के बीच तालमेल बैठाना ही क्या कहलाएगा, है ना, साम्यधारण यानी संतुलन कहलाता है। देखो विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, कि विकेंद्रीकरण एक ही समस्या को भिन्न भिन्न प्रकार से समझने या समस्या को समाधान करने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहलाता है ना। इसी को बोल सकते हैं कि अपसारी चिंतन, ठीक है। कौन सा, अपसारी चिंतन बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही ज्ञान को अनेक प्रकार से मतलब क्या, एक ही समस्या को अनेक प्रकार से समाधान करना विकेंद्रीकरण यानी अपसारी ज्ञान कहलाएगा। यह क्षमता बच्चों में जन्म के समय नहीं होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ये क्षमता उसमें क्या आने लगती है, ठीक है। आगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये कितनी अवस्था होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। यही से क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितना होता है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन है, पहला अवस्था होता है संवेदी पेशी अवस्था है, या इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम, इंद्रिय गामक अवस्था बोला जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में पहली अवस्था जिसको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं या इसी को इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं, और इसकी जो उम्र होता है ना, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। कब से कब तक, जन्म से लेकर कब तक, 2 वर्ष तक होता है। और इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ दिया हुआ है कि अगर बच्चे जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में है तो वह संज्ञानात्मक विकास की संवेदी पेशी अवस्था में है या इंद्रियगामक अवस्था में है। और इस बीच में जन्म से 2 वर्ष के बीच में बालक कैसे सीखते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रियां जानते हैं, हाथ पैर नाक जो है ना, जो महसूस करते हैं, जैसे हाथ पैर, ये सब इंद्रियां 5 होती है। जैसे हाथ से हो गया छूकर, आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, है ना। तो ये इंद्रियों के माध्यम से बालक सीखते हैं। कब, 0 से 2 वर्ष के बीच संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है। अनुकरण करना, ये किस में आएगा, पहला ही स्टेज में आता है ना, पहला स्टेज में आता है अनुकरण करना, संवेदी गामक अवस्था में ही आता है अनुकरण करना। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, बड़ों की क्रिया का अनुकरण करता है, यानी नकल करता है, बड़े जैसे करेगा बालक वैसे ही करेगा, ठीक है। और मूल प्रतीकात्मक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार, इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास न होने के कारण उसका व्यवहार मूल प्रत्यात्मक होता है। वह संवेग के माध्यम से भाव और विचारों को व्यक्त करता है, क्योंकि जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालक के पास क्या नहीं होती है, भाषा नहीं होता है। तो भाषा नहीं होने के कारण बालक अपना भी कोई भी गतिविधि करते हैं तो वह अपना संवेग के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करता है।
और इसी से हम लोग क्या समझ जाते हैं कि बालक मतलब क्या चाहता है। जैसे कि अगर मम्मी को बालक देख लेगा रोने लगेगा, तो रोने लगेगा तो इससे पता चलता है कि वह बालक है ना मम्मी के पास जाने वाला है, यानी मम्मी के पास वह जाना चाहता है। तो ये किससे पता चलता है? उसके हाव भाव से हमको पता चलता है। ठीक है, आगे दिया है कि वस्तु अस्थायित्व इसी अवस्था में होता है नहीं 0 से 2, जिसको क्या बोले 0 से 2 की जो अवस्था होती है, इसी अवस्था में क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व। इस अवस्था के अंत तक उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अस्थायित्व से तात्पर्य वस्तु आंखों के सामने से उपस्थित न होने पर उसे ढूंढ लेना, है ना। तो वस्तु अस्थायित्व इसका मतलब ये हुआ कि बालक के सामने कोई भी वस्तु है, बालक के सामने कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु को हम अचानक से हटा दें, भले ही बालक उसको नहीं देख पाए लेकिन फिर भी उसको पता रहता है कि वह वस्तु क्या है, हमारे पास ही है। इसी को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बालक है, उसकी मम्मी अगर रख दी बाहर में और वह खाना बनाने चले गई, तो बालक ये ज़रूर सोचता है कि मम्मी भले हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन मम्मी यहीं पर कहीं है। ठीक है, तो यही होता है वस्तु अस्थायित्व। कभी कभी होता है ना, कोई बालक जब 2 वर्ष का अवधि तक मतलब हो जाता है, नहीं 2 वर्ष पूर्णे वाला आता है, उस समय जब बालक के मतलब कोई खिलौना हो उसको अगर हम लोग छीन लेते हैं तो वो रोने लगता है ना, बोलते फेंक दे तब भी रोने लगता है। उसको ये पता होता है भले ही वस्तु को हम नहीं देख सकते, भले ही वस्तु हम नहीं देख सकते लेकिन वस्तु उसके आसपास ज़रूर होता है, ये बालक को मतलब अनुभव रहता है। तो यही क्या है? वस्तु अस्थायित्व है। स्मृति और मानसिक निरूपण, वो अपने मस्तिष्क में प्रतिमा छाप बनाने लगता है कि जैसे मम्मी को देखकर उसकी गोद में जाने के लिए हाथ पैर मारना। ठीक है, ये वस्तु स्थायित्व ही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह मतलब अवस्था नंबर 2 आता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, यह अवस्थाएं 2 से लेकर 7 वर्ष तक बच्चों में पाया जाता है। 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच वाले उम्र के बच्चे है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और इस अवस्था के निम्न विशेषताएं आपको नीचे दिया हुआ है। क्या क्या? पहला विशेषता दिया है कि यह है ना अकेंद्रित, यह अहम केंद्रित होगा, अकेंद्रित नहीं, है ना अहम केंद्रित होता है। जैसे बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, वह यह मानता है कि जो वह सोचता है बस वही ठीक है। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक का उम्र होती है वह 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। तो इस अवस्था में बालक क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। बालक वही चीज़ देखता है, यानी वही चीज़ सोचता है। बालक सोचता है कि जो हम सोचते हैं वही ठीक है। ठीक है, जो हम चाहते हैं वही ठीक है, यानी वे दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं। उसको आप कैसो भी मतलब समझा लीजिए, वो नहीं समझेगा, वो अपना ही दृष्टिकोण को समझता है। तो यह अहम केंद्रितता को दर्शाता है। दूसरा आता है कि जीववाद, इसमें बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। इसमें क्या होता है? अहम केंद्रित में बच्चे मतलब अपना ही दृष्टिकोण को समझता है। जैसे आप अगर कोई बालक है, उसको अगर लेके चले गए मार्केट में, अगर बालक किसी भी चीज़ की तरफ देख लिया, अगर मांगना वो शुरू कर दी, आपके पास रुपया है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी दृष्टिकोण को नहीं समझेगा कि पापा के पास रुपया नहीं है तो नहीं लेंगे, ऐसा वो नहीं सोचेगा। उसको लेना है तो लेना है। वो अब जो सोचता है वही उसके लिए ठीक होता है। वो सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ है, बस लेना है तो लेना। ये अहम केंद्रित होगा, इसमें बालक किसी की मतलब नहीं सुनता। जीववाद में होता है, इसमें बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है ना। कभी कभी होता है कि बालक जब गिर जाते हैं, है ना, तो उसकी मम्मी या पापा मतलब बालक को रोने से मतलब चुप होने के लिए कहता है कि जहाँ पर गिर गया तो मिट्टी को थपथपा के कहते हैं इसको भी मार दिए, है ना, हमारा बालक को गिराया इसको भी मार दिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है कि निर्जीव चीज को सजीव समझने लगता है। मतलब अगर वो गिरा, उसको किसने गिराया, है ना, ये मतलब मिट्टी में वो गिर गए या नीचे गिर गया, वो सोचता है कि ये जीवित है ना, यही ने इसी ने हमको गिराया है। अगर बालक का मतलब हाथ ही कहीं फंस गया तो निर्जीव वस्तु में वो सोचता है नहीं ये मतलब ज़बरदस्ती फंसाया है, ये मतलब इसमें जान होती है। तो इसमें बच्चे में क्या जीववाद पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी निर्जीव चीज़ में जिसमें जान नहीं होता है ना, वो सजीव समझने लगता है कि इसमें भी जान है, ये भी हाव भाव कर सकता है। और अपलटावीकरण, है ना, बच्चा 2 से कितना 7 के बीच में, इसमें पलटावीकरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम दे दे उसको, बोलेंगे बताओ 4 + 2 बराबर कितना 6 होता है। ठीक है, अगर उल्टा मतलब कहेंगे कि 6 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, वही तो होगा 4 + कितना 6। या तो कहेंगे कि 4, है ना, 4 + 2 बराबर 6 है। ठीक है, और यहीं पर 4 -
8 बराबर कितना हो जाएगा, या 6 - 2 बराबर क्या, यानी मतलब उसमें पलटावीकरण नहीं होता है। बालक में पलटावीकरण कब नहीं होता है, दूसरा स्टेज में, ठीक है, जहाँ उम्र कितना होती है बालक का, तो 2 से लेकर कितना 7 वर्षों के बीच में होता है। तो अपलटावीकरण इस अवस्था में वह बच्चा संख्या, समस्या या वस्तुओं पर पलट कर वापस नहीं आ सकता, ठीक है। अर्थात अगर हम एक बिंदु से आगे बढ़ गया तो वापस वहाँ नहीं आ सकता है ना, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। तो अपलटावीकरण इसी अवस्था में प्रतीकात्मक विचार भी क्या होता है, बालक में विकसित होते हैं, ठीक है। और अगला उसकी विशेषता देखते हैं। अगला विशेषता होती है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसमें बालक जो होता है ना, इस घटना को समझने के लिए किसी एक विशेष या पक्ष पर ध्यान देना होगा, जैसे कि अर्थात एक समस्या पर किसी वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। देखो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या होता है, उदाहरण के लिए बालक एक ही बिंदु पर फोकस करता है, ठीक है। बालक जो है एक ही घटना पर फोकस करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ दे दिए, एक बड़ा गिलास दे दिए, एक छोटी गिलास दे दिए, ठीक है, और बड़ी गिलास जिसकी चौड़ाई अधिक हो, है ना, बड़ी गिलास जिसकी चौड़ाई कम मान लेते हैं, ठीक है, ये बड़ी गिलास में मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितना है, कम है, ये भले ही छोटा है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अगर इसमें जो है ना 1 लीटर पानी आता है तो छोटे में ½ लीटर पानी आता है, लेकिन ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, भले ही जिसमें आधा लीटर पानी आता है वो देखने में बड़ा है, लेकिन जिसमें 1 लीटर पानी आता है वो देखने में छोटा है। तो बालक को बोलेंगे इसमें कौन बड़ा है, तो वो आधा लीटर वाला है, यानी मतलब एक ही बिंदु का देखेगा कि गिलास बड़ा है तो पानी बड़ा होगा, वो ये नहीं देखेगा कि गिलास में पानी कम है या ज़्यादा है दूसरे गिलास के मतलब मुकाबले, वो नहीं देखेगा। वो एक ही चीज़ों पर, एक ही घटनाओं पर क्या करेगा, मतलब एक ही घटना पर ध्यान देता है, एक ही बिंदु पर ध्यान देगा कि बड़ा गिलास है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा। तो अर्थात यहाँ क्या कहलाएगा, यह केंद्रीकरण है, क्योंकि बालक एक ही घटना को समझता है, एक ही घटना पर क्या करता है, जोर देती है। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। हम इस अवस्था में बालक को लंबाई, दूरी, भार, मुद्रा का ज्ञान नहीं होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि बालक में भार, है ना, दूरी, मुद्रा, इस सब का ज्ञान नहीं होता है ना, तो वह कौन सी उम्र का बालक होता है, तो जो 2 से कहाँ तक होती है, 7 के बीच होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है, अवस्था नंबर जो 2 है। और आगे देखो संरक्षण का अभाव, यहाँ बालक में संरक्षण का भी अभाव होता है। इस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, अर्थात वस्तु को आकार व स्थान में परिवर्तित करने से उनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु इस अवस्था में बच्चा ये नहीं जान पाता है कि इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, ठीक है। इसमें भी संरक्षण का अभाव होता है कि जैसे भी यहाँ पे अगर हम एक कॉलम ले लें, यहाँ पे एक बड़ा कॉलम ले लें, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा कॉलम लिए और यहाँ पर एक बड़ा कॉलम ले लिए। अब यहाँ पर अगर ये छोटे कॉलम में 4 गेंद रख दिए, ठीक है, और यहाँ बड़ा कॉलम में 3 गेंद रखे, ठीक है, तो कॉलम बड़ा है, गेंद 3 है, कॉलम छोटा है, गेंद कितना है, 4 है। तो बालक यहाँ क्या करेगा, तो यहाँ पर बालक जो है ना आकृति में वस्तुओं के आकार स्थान में परिवर्तन करने से उनकी मात्रा में अंतर तो नहीं होता है, परंतु इस अवस्था में बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें संरक्षण का अभाव होता है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, तो ये नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा वस्तु को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। यहाँ से पूछेगा क्रमबद्धता क्या है, कि इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख सकता है, या आरोही या अवरोही क्रम में कोई भी चीज़ों को नहीं सजा सकता है। वो कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 तक होता है, ठीक है। क्रमबद्धता मतलब वो किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में नहीं लगा सकता है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था कहा, क्योंकि बच्चा अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, जैसे आसमान नीला क्यों है ना। इस अवस्था में बालक के पास जिज्ञासा होता है पूछने का। और तीसरा आता है अवस्था की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 2 अवस्था होगी, पहला 0 से कहाँ तक, है ना, 2 तक, इसको क्या बोलते हैं, संवेदीगामक अवस्था। दूसरा आया 2 से कहाँ 7, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था आएगा क्या,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त किसको बोलते हैं? तो मूर्त उसे बोला जाता है जिसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो मूर्त है। उदाहरण के लिए जैसे हम मम्मी पापा को देखते हैं ना, ये मम्मी पापा मेरा मूर्त है। क्या भगवान या ईश्वर या खुदा को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, यह अमूर्त हो गया। तो मूर्त चीज़ जो हम स्पष्ट देख सकते हैं वही क्या कहलाता है? मूर्त चीज़ कहलाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? यह बालक 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता वर्गीकरण सीख लेती है। अब बताओ, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ नहीं सीखा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो नहीं सीखेगा वह आके कहाँ सीखेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखेगा, यानी 7 से 11 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बच्चे क्रमबद्धता सीख लेते हैं, लेकिन दूसरा जो अवस्था था उसमें नहीं सीखा हुआ था, इसमें सीख लेता है। इसमें वर्गीकरण भी बालक कर लेते हैं, क्रमबद्धता भी जान लेते हैं बालक, किसी चीज़ को सीक्वेंस आरोही अवरोही क्रम में लगाना भी जान लेता है। लंबाई का ज्ञान होता है उसके पास, है ना, भार का भी ज्ञान हो जाता है, मुद्रा का भी ज्ञान होता है, आदि ज्ञान सीख लेता है। और क्योंकि बालक कहाँ कितनी मतलब एज के बीच में होता है, तो 7 से 11 के बीच होता है, तो लंबाई, भार, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, यानी ये सब आ जाता है बालक के पास, केंद्रीकरण आ जाता है। ठीक है। और मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आता है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में किया जाता है? तो तार्किक चिंतन मूर्त अवस्था में किया जाता है। कौन सी मूर्त अवस्था में किया जाता है? कि मूर्त अवस्था में या मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन वाले करने लगते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे दिया है कि उत्क्रमणीयशीलता आ जाती है, इसीलिए उसे पलटावी अवस्था भी कहता है, अर्थात बच्चा संख्या वस्तु पर पलट कर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बालक के पास पलटावीकरण आता है, लेकिन दूसरा जो स्टेज होता है 2 से 7, इसमें क्या पलटावीकरण था? नहीं था। लेकिन यहाँ जो 7 से 11 का जो अवस्था आ गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक के पास पलटावीकरण आता है। मतलब अगर हम एक बिंदु से आगे बढ़ें तो उस बिंदु से पीछे भी आना जान जाता है बालक, अर्थात बच्चा संख्या का भी वस्तु पर पलट कर आ सकता है। दो वस्तुओं के बीच अंतर कर भी सकेगा, तुलना भी कर सकता है ना, तुलना करना, समानता समानता करना, ये सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा संरक्षण करने लगता है, जो कि मतलब दूसरी अवस्था में बच्चे संरक्षण करना नहीं जानते थे, इसमें संरक्षण करना आ जाता है। ठीक है। और श्रृंखला का भी ज्ञान हो जाता है, बालक समय, दिन, महीने, वर्ष आदि भी बताने लगते हैं। अब लास्ट आता है कि औपचारिक, और इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त, जो चीज़ को हम क्या देख नहीं सकते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं उसी को तो बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर हम 2 रुपये का सिक्का दें तो आप छू के बताएंगे तो वो अमूर्त, हम लिख दिए ना सिर्फ, ये अमूर्त कहलाएगा। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है तक चलती है, यानी 11 से प्लस ही मानो। इस अवस्था में बालक न दिखने वाली, है ना, न दिखने वाली वस्तु, अमूर्त वस्तु के बारे में भी चिंतन करने लगता है। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं ना। उदाहरण के लिए जैसे में, है ना, ये पहाड़ बिना देखे ही बालक चिंतन करेगा कि आखिर पहाड़ कितना बड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है ना, बिना देखे भी बालक चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो यही अमूर्त अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बालक तर्क भी करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना जैसी मानसिक शक्तियों का भी प्रयोग करने लगता है। बालक मानसिक शक्तियों के आधार पर खुद अपनी समस्या का समाधान करने लगता है, इसीलिए इसे समस्या समाधान की अवस्था भी कहते हैं। मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक या परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि परिकल्पनात्मक चिंतन बालक के किस अवस्था में पाया जाता है? तो बताएंगे अमूर्त अवस्था में, जो कि 11 से 15 के बीच आता है। इसमें बालक क्या होता है? परिकल्पनात्मक सोच उसमें विकसित आ जाती है। ठीक है। और आगे जी, पियाजे के अनुसार भाषा, पियाजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना अहम केंद्रित को दर्शाता है। पियाजे के अनुसार भाषा, देखो, पियाजे के अनुसार बच्चा का खुद से बात करना, अपने आप से बात करना अहम केंद्रितता को दर्शाता है। लेकिन ये पियाजे के जगह अगर वाइगोस्की देगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की क्या होता है, बच्चा खुद से जो बातें करती हैं वो स्वयं का मतलब क्या करना है ना, स्वयं से बात करना, ये पियाजे के अनुसार में अहम केंद्रितता कहलाएगा। तो पियाजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना अहम केंद्रितता को दर्शाता है। पियाजे के अनुसार
अहम के अंदर मतलब बालक सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानता है, किसी का नहीं हुआ, मतलब किसी के हाव भाव को नहीं देखता है वो, मतलब अपने आप को सही मानता है। अहम केंद्रितता होती है, किसी की बात पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है। पियाजे के अनुसार शिशुआवस्था में बच्चे की भाषा अहम केंद्रित होती है और बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, वो सामाजिकृत होती है जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में पहुंचते हैं। पियाजे के अनुसार विचार हमेशा भाषा पर प्रभावी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, विचार किस पर प्रभावी होता है, भाषा पर होता है। लेकिन लेविवाइस को कहता है कि भाषा जो है ना विचार पर आता है। तो पियाजे ने पहले किसकी मतलब विचार, ठीक है, पियाजे का क्या आएगा विचार, और यहीं पर अगर वाइगस्की बोले तो वो भाषा का। तो पियाजे के अनुसार विचार भाषा पर क्या होते हैं, प्रभावित होता है। यानी कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है ना। पियाजे क्या कहते हैं कि पहले क्या आएगा, विचार आएगा। जैसे ही विचार आएगा तो भाषा खुद अपने आप पर आ जाए, क्योंकि विचार भाषा पर प्रभावित है। ठीक है। तो इसीलिए पियाजे ने विचार को महत्व माना है और वाइगस्की भाषा को। ठीक है। वाइगस्की कहता है कि पहले भाषा आएगा तब विचार आएगा, लेकिन ये कहता है पहले विचार तब भाषा। ठीक है। और आगे दिया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आलोचना। अब इसकी क्या आलोचना है, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन उचित वातावरण दिया जाए तो बच्चा अपने स्तर से ज़्यादा सीख लेते हैं। तो ये आलोचना है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना। तो आलोचना क्या था, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 4 अवस्था होती थी, है ना। संवेदीगामक अवस्थाएं, दूसरा क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, तीसरा क्या मूर्त, चौथा क्या होता था अमूर्त। तो ये बालक, ये पियाजे ने कहा ये सार्वभौमिक है ना। विश्व के कोई भी देश का बच्चा हो ये चारों अवस्था से होकर गुजरेगा। पहले बालक कहाँ जाएगा, तो बालक सबसे पहला जो स्तर होगा बालक का तो वह संवेदीगामक अवस्था होगा, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक होगा, तीसरा मूर्त होगा और चौथा अमूर्त होगा। ठीक है। ये सार्वभौमिक माना। लेकिन अगर बालक को सही वातावरण मिल जाए तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ बालक के पास नहीं होता है वह पाया जा सकता है। ठीक है। अगर क्या हो जाए, उसी को उच्च वातावरण मिल जाए तो जो चीज़ बालक अगर मूर्त में सीखता है वो पूर्व में भी सीख सकता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अवस्था है तो इसी में समझेगा। यानी 2 से अगर 7 की अवस्था दिया हुआ है, 2 से 7 की अवस्था अगर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो बालक यहाँ अगर केंद्रीकरण नहीं कर पाता है तो ठीक है, केंद्रीकरण नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसी को उचित वातावरण बालक को दिया जाए तो वे केंद्रीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है। यही बात से मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। ठीक है।